हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल का मीनिंग क्या होता है? नेचुरल का मीनिंग होता है जो चीजें हमें नेचर ने प्रोवाइड की हैं, प्रोवाइडेड बाय नेचर, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल। और रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है? यूजफुल थिंग्स। जो भी चीजें हमारे यूज की हैं, यूजफुल हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज का कंबाइंड मीनिंग अगर हम निकालें, कंबाइंड डेफिनेशन अगर हम देखें, तो वो क्या होगी? नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर फॉर सर्वाइवल एंड यूज ऑफ लिविंग बीइंग्स। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर प्रोवाइड करता है लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए और उनके यूज के लिए। अब ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जो नेचुरल हैं और लिविंग बीइंग्स के यूज के लिए भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, सन, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड एंड एटसेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें जो नेचुरल हैं और लिविंग बीइंग्स के यूज के लिए हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में देखिए आप, ये जो सन है, क्या ये अर्थ पे है? क्या ये सन अर्थ पे प्रेजेंट है? नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? सन इज नॉट ऑन अर्थ, राइट। लेकिन एयर, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड, ये सब कहाँ पे हैं? अर्थ पे प्रेजेंट है। तो हम क्या कह सकते हैं? एयर, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड आर ऑन अर्थ, राइट। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हम वही रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो अर्थ पे प्रेजेंट है, लाइक एयर, वाटर, फॉरेस्ट, लैंड एटसेट्रा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में बच्चों हम 3 मेजर रिसोर्सेज डिस्कस करेंगे जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं। और वो 3 मेजर रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? एयर, वाटर एंड लैंड। ये 3 मेजर नेचुरल रिसोर्सेज हैं अर्थ पे, राइट। तो एक बार हम इनको जरा शॉर्ट में देख लेते हैं, जस्ट एन इंट्रोडक्शन। डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे इसे। तो पहले डिस्कस करते हैं अबाउट एयर। ये देखिए, ये क्या है? अर्थ। अर्थ को चारों तरफ से किसने कवर कर रखा है? एयर ने। तो ये जो एयर है जिसने अर्थ को हर तरफ से एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर रखा है, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो ये एयर का ब्लैंकेट है, इसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, राइट। अब हम बात करते हैं वाटर की। हम सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसका 75% किसने कवर कर रखा है? वाटर ने। कितना ज्यादा अमाउंट में वाटर है अर्थ सरफेस पे, राइट। कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि इतना ज्यादा अमाउंट में वाटर है अर्थ पे। प्रूफ देख लीजिए। ये क्या है? अर्थ। ये लैंड पीस है, ये भी लैंड पीस है और ये भी लैंड पीस है। लेकिन जो ये बाकी का बचा हुआ पोर्शन है, ये क्या है? ये किसको शो कर रहा है? वाटर को। तो यहीं पे देख लीजिए कितना ज्यादा अमाउंट में वाटर है अर्थ पे। और वो ज्यादा अमाउंट कितना है? 75%। और इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर भी होता है अर्थ पे। ये अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पे? देखिए, ये लैंड पीस है। इसको हम अगर डिग करेंगे, खोदेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? वाटर। तो ये जो वाटर है जो अर्थ के अंदर है, उसे हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर सकते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? वेल और ट्यूबवेल। कुएं में से हम जो पानी निकाल के यूज करते हैं वो कौन सा वाटर होता है? अंडरग्राउंड वाटर। सिमिलरली गांव में
में जो ट्यूबवेल्स लगे होते हैं वो कौन सा वाटर यूटिलाइज करते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। अब देखिए यहाँ पे ये जितना भी वाटर है ओशियंस की फॉर्म में, अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में, इस वाटर को एक टर्म दी जाती है हाइड्रोस्फीयर। तो ये हाइड्रोस्फीयर किसे रिप्रेजेंट करता है? वाटर को। तो हाइड्रोस्फीयर की डेफिनेशन क्या होगी? हाइड्रोस्फीयर इज द वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ in different forms like oceans, rivers, lakes, ponds, underground water। जितना भी वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ओशियंस की फॉर्म में, रिवर्स की फॉर्म में, लेक्स, पॉन्ड्स या फिर अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। राइट। तो अब हम बात करते हैं लैंड की। लैंड क्या है? ये रही लैंड, ये रही लैंड, ये रही लैंड। क्या है लैंड? सबको पता है, जहां हम रहते हैं, जिसके ऊपर हम खड़े हैं, वो क्या है? लैंड है। लैंड के लिए हम एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, लिथोस्फीयर। कौन सी टर्म यूज करते हैं? लिथोस्फीयर। और ये लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ। अर्थ का जो आउटरमोस्ट पार्ट है, आउटरमोस्ट सरफेस है, उसे हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर और लैंड। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? एयर, वाटर और लैंड का इंट्रोडक्शन। राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो तीनों टर्म्स हैं, एयर, वाटर और लैंड, ये किसको सपोर्ट करती हैं? लाइफ को। लाइफ को सपोर्ट करती हैं ये तीनों चीजें, क्योंकि जो एयर है उसे हम ब्रीथ करते हैं। एयर में ऑक्सीजन होती है जिसे हम ब्रीथ करते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। ठीक है। वाटर, वाटर के बिना भी हम नहीं रह सकते, ये भी हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। लैंड, लैंड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लैंड के ऊपर ही तो रह रहे हैं। तो एयर, वाटर और लैंड, ये तीनों किसको सपोर्ट कर रही है? हमारी लाइफ को। तो जितनी भी चीजें एक्स वाई जेड, जितनी भी चीजें लाइफ को सपोर्ट करती हैं, उसे हम एक टर्म देते हैं, और वो टर्म क्या है? बायोस्फीयर। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। क्यों? देखिए, इसमें ये क्या टर्म आ रही है? बायो। और बायो का मीनिंग क्या होता है? लाइफ। क्या मीनिंग होता है बायो का? लाइफ। अब क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सबको पता होना चाहिए कि बायो का मीनिंग क्या है। राइट। तो अब अगर हम बायोस्फीयर की डेफिनेशन देखें तो क्या होगी? ध्यान से देखना। एवरीथिंग on earth that is related to existence of life on earth forms biosphere। हर वो चीज, अर्थ की हर वो चीज जो लाइफ की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, वो क्या बनाती है? बायोस्फीयर। फॉर एग्जाम्पल, एयर, वाटर एंड लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट। एयर, वाटर एंड लैंड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, अभी हमने देखा। प्लांट्स भी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स को खा के जिंदा रहते हैं। एनिमल्स भी अदर एनिमल्स की लाइफ को सपोर्ट करते हैं, और फॉरेस्ट भी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या बनाती हैं? बायोस्फीयर। राइट। अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये दोनों एग्जाम्पल्स अलग अलग क्यों लिखे हैं? कोई तो रीजन होगा, ये इधर की तरफ और ये इधर की तरफ। वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि बायोस्फीयर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग। देखिए, एयर, वाटर और लैंड, ये कैसे कंपोनेंट्स हैं? ये नॉन लिविंग है। राइट। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। और प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ये सभी क्या हैं? लिविंग है। तो ये क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स हैं। राइट। तो बायोस्फीयर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग और लिविंग। और इन कंपोनेंट्स को एक टेक्निकल टर्म्स भी दी जाती हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, और लिविंग कंपोनेंट्स को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग और बायोटिक मीन्स लिविंग। एबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड,
और बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और फॉरेस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स एयर। अभी तक हमने एयर के बारे में क्या डिस्कस किया है कि जो एयर है उसने हमारी अर्थ को एक ब्लैंकेट की तरह हर तरफ से कवर किया हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एयर क्या है, एयर किससे बनी हुई है? तो चलिए उसके लिए हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर अराउंड अस इज कंपोज्ड ऑफ मैनी गैसेज। हमारे आसपास जितनी भी एयर है वो किससे मिलके बनी हुई है? बहुत सारी डिफरेंट गैसेस से मिलके बनी हुई है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन गैसेस के जिससे मिलके हमारी एयर बनी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं एयर में, बट एक्चुअली वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होती हैं, इसलिए हम उन्हें यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये एयर का मेजर पोर्शन कवर करती है अराउंड 78%, और ऑक्सीजन सेकंड मेजर पोर्शन है एयर का अराउंड 21%। अब बचा कितना परसेंट? 1%। उसमें ये जितनी भी गैसेज हैं बाकी की वो आ जाती हैं, इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। यहाँ पे देखिए ये जो कंपोजिशन है ये कंपोजिशन यूनिक है। कैसी है? यूनिक है अर्थ पे, यूनिक टू अर्थ। ओनली अर्थ पे ही ये कंपोजिशन प्रेजेंट होता है एयर का। इसीलिए जो लाइफ है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन अर्थ। ओनली अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा आपने कभी सुना है कि किसी और प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर का ये कंपोजिशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वीनस एंड मार्स, यहाँ पे भी एयर तो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की जो एयर है, वहां पे मैक्सिमम परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो भी कितना परसेंट है? 95 to 97%। इतना ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है एयर में। इसीलिए वीनस और मार्स पे या किसी भी और प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तो हमें आंसर मिला कि एयर क्या है, एयर की कंपोजिशन क्या है, किससे एयर बनी है। लेकिन अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमने एयर को नेचुरल रिसोर्स कहा है, और नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए और उनके यूज के लिए होते हैं। इसका मतलब एयर का भी कुछ इंपॉर्टेंस होगा, एयर की भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगी जिसकी वजह से इसे हम नेचुरल रिसोर्स कह रहे हैं। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एयर। जब भी हम एयर के एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे माइंड में आती है ब्रीथिंग। कौन सी एप्लीकेशन आती है? ब्रीथिंग। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उन सभी में ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, और केवल ह्यूमन बीइंग्स में ही नहीं बल्कि अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं सभी में ब्रीथिंग प्रोसेस होता है। और ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। कितने प्रोसेस होते हैं? 2 प्रोसेस। कौन कौन से? इनहेल और एक्सहेल। इनहेल का मतलब क्या होता है? ब्रीथ इन, और एक्सहेल का मीनिंग होता है ब्रीथ आउट। ये जो दोनों प्रोसेस होते हैं ये दोनों प्रोसेस सभी एनिमल्स में होते हैं, लेकिन इन दोनों प्रोसेस में जो गैस कंज्यूम होती है या फिर जो गैस रिलीज होती है वो दोनों अलग अलग होती हैं। कैसे? जब भी हम इनहेल करते हैं तो हम एयर में से कौन सी गैस कंज्यूम करते हैं? ऑक्सीजन।
और जब भी हम एक्सहेल करते हैं तब हम एयर में कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि अर्थ पे तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनिमल्स हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो जब इतने सारे एनिमल्स मिलके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे, तो एयर में जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाना चाहिए। ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो जाना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स मिलके ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और केवल ये ब्रीथिंग का प्रोसेस ही नहीं है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग प्रोसेस, बर्निंग प्रोसेस में भी ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। फिर तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और बहुत ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम हो रही है। लेकिन आपको ये जान के शॉक लगेगा कि ऐसा नहीं होता है। ऑक्सीजन का अमाउंट ना तो कभी चेंज हुआ था, ना कभी चेंज हुआ है और ना ही कभी चेंज होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी पहले बहुत कम था, आज भी बहुत कम है और आगे भी बहुत कम ही रहेगा। बट अगेन इज क्वेश्चन, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन, क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ पे इन दोनों प्रोसेस के अपोजिट और भी प्रोसेस होते हैं, और वो प्रोसेस, मेजर प्रोसेस जो होता है इनके अपोजिट, वो होता है किसमें? प्लांट्स में। कैसे? प्लांट्स में बच्चों एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? ये जो प्लांट्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। होता है ना, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जब सनलाइट होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके उसे फूड में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या हो रहा है प्लांट्स में? प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रही है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ये प्रोसेस किसका अपोजिट है? इन दोनों प्रोसेस के अपोजिट है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है, और वो एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ शेल्स। ये शेल है, ये कौन बनाता है? जो मैराइन एनिमल्स होते हैं। कौन से एनिमल्स? मैराइन एनिमल्स। मैराइन एनिमल्स कौन से होते हैं? जो सी में एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैराइन एनिमल्स। ये जो मैराइन एनिमल्स होते हैं ये शेल बनाते हैं। किससे बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है माइंड में कि शेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं और मैराइन एनिमल्स इन्हें बनाते हैं, बट इस पूरे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कंज्यूम हो रही है? नहीं आ रहा ना समझ में? तो देखिए इसका आंसर। जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बनता है। तो आगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज हो गई ना, यूज यहाँ पे। ये दोनों प्रोसेस कौन से हैं? जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज हो रही है, और इन्हीं प्रोसेस की वजह से एनवायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कभी इंक्रीज नहीं होता। और यहाँ पे देखिए एनिमल्स और प्लांट्स में देखिए इनकी रिलेशनशिप कौन सी होती है? गिव एंड टेक वाली रिलेशनशिप होती है। एनिमल्स प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं, तो प्लांट्स एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा एप्लीकेशन ऑफ एयर में फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एयर
ब्रीथिंग कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एयर और वो है क्लाइमेट कंट्रोल। एयर अर्थ के क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करती है? मतलब क्या है इसका कि जो एयर है वो अर्थ के मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को डिसाइड करती है, टेम्परेचर लिमिट को डिसाइड करती है। कैसे? उसके लिए देखिए यहाँ पे ये क्या है? सन, ये है मून और ये अर्थ है। सन से मून और अर्थ अप्रोक्सीमेट इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अप्रोक्सीमेट इक्वल डिस्टेंस है मून और अर्थ का सन से। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज approximate equals to distance between sun and moon. It means जब सनलाइट आती है तो वो मून और अर्थ पे इक्वली फॉल होगी। इट मीन्स जो मून है और जो अर्थ है वो दोनों इक्वल टेम्परेचर पे हॉट होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अर्थ के इस वाले पार्ट पे तो सनलाइट है और इस वाले पार्ट पे नहीं है। सिमिलरली मून के भी इस वाले पार्ट पे तो सनलाइट है बट इस वाले पार्ट पे नहीं है। तो जिस पार्ट पे सनलाइट है वहां पे क्या हो रहा है? डे। और जिस पार्ट पे सनलाइट नहीं है वहां पे क्या हो रहा है? नाइट। जिस पार्ट पे सनलाइट है मून पे भी वहां पे क्या हो रहा है? डे। और जिस पार्ट पे नहीं है वहां पे क्या हो रहा है? नाइट। अब अगर हम इनके टेम्परेचर की बात करें कि मून और अर्थ का टेम्परेचर सेम होना चाहिए क्योंकि सनलाइट इक्वली फॉल हो रही है दोनों पे, दोनों का डिस्टेंस सन से सेम है, तो ये दोनों इक्वली हॉट होने चाहिए। लेकिन अगर हम इनका टेम्परेचर नोट करेंगे तो अर्थ पे डे टाइम में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और नाइट में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली अगर मून की बात करें तो मून पे डे टाइम का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है? यू कांट इमेजिन, इतना ज्यादा होता है, इतना हाई होता है, अप्रोक्सीमेट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। और नाइट का टेम्परेचर कितना होता है ये भी आप कभी सोच नहीं सकते, इतना ज्यादा लो होता है, -190 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि अर्थ और मून के डे और नाइट के टेम्परेचर में जमीन और आसमान का अंतर है ना? क्योंकि डे टाइम में अर्थ पे ओनली 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है बट मून पे तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सिमिलरली अर्थ पे नाइट का मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ओनली, बट मून पे -190 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी अर्थ के पास ब्लैंकेट ऑफ एयर है। क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। और ये केवल हमारी अर्थ के पास है। मून पे एटमॉस्फेयर नाम की कोई चीज नहीं होती है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करता है। एटमॉस्फेयर क्या है? एयर का ब्लैंकेट है। और हम जानते हैं कि जो एयर है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। क्या होती है एयर? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब क्या होता है कि जो एयर है वो हीट को इजीली पास ऑन नहीं होने देती है। मतलब ये एयर है और यहां से कोई हीट आ रही है तो जितनी हीट आ रही है उतनी की उतनी हीट इस एयर की लेयर से पास ऑन नहीं होगी, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पास ऑन होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डे टाइम में जब सनलाइट आ रही है तो ये जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर की लेयर है,
ये पूरी की पूरी हीट को अर्थ तक पहुंचने नहीं देती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? Atmosphere lets in only some of sun's heat to earth. Atmosphere लिमिटेड हीट को ही, लिमिटेड सन्स हीट को ही अर्थ तक पहुंचने देती है। ओके, क्यों? इसका रीजन है एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये तो हुई कब की बात? डे टाइम की बात, कि डे टाइम में टेम्परेचर कैसे कंट्रोल हो रहा है। अब हम सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है, तो क्या होगा? ये वाला जो पार्ट है ये टर्न होके इधर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। इसका मतलब अब इस वाले पार्ट पे डे हो जाएगा और ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट। नाइट में कैसे टेम्परेचर को कंट्रोल कर रही है? नाइट में तो सनलाइट चली गई ना, तो फिर टेम्परेचर नाइट का, अर्थ का और मून का इक्वल क्यों नहीं है? तो देखिए, अगेन देयर इज अ रीजन, एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जितनी हीट अंदर आई है अर्थ के, जितनी भी हीट अंदर आ पाई है अर्थ के, वो सारी की सारी हीट क्या एस्केप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि एयर तो बैड कंडक्टर है हीट का, ये पूरी की पूरी हीट को एस्केप नहीं होने देगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि रात में क्या हो रहा है? एट नाइट atmosphere does not let all the heat escape from earth. नाइट में एटमॉस्फेयर हीट को, पूरी की पूरी हीट को एस्केप नहीं होने देता अर्थ से, अर्थ सरफेस से। इसलिए नाइट में भी अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, मून की तरह इतना ज्यादा लो नहीं हो जाता। ओके, तो हुआ क्लियर कि एयर क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल कर रही है, कैसे टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है डे और नाइट के। ये हुई हमारी सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एयर कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एयर, विंड। विंड क्या होती है? विंड इज जनरली द मूवमेंट ऑफ एयर। एयर का जो मूवमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? विंड। और ये जो मूवमेंट होता है एयर का, कई बार तो इतना अच्छा होता है, एकदम जेंटल ब्रीज की फॉर्म में होता है जो बहुत ही अच्छा लगता है, और कई बार एक वाइल्ड स्टॉर्म की फॉर्म में होता है, आंधी तूफान की फॉर्म में होता है ना। कई बार तो हमें हवा बहुत अच्छी लगती है और कई बार एकदम आंधी तूफान आ जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि ये जो हवा है, ये जो विंड है, ये क्यों चल रही है, ये क्यों ब्लो हो रही है? क्या रीजन है इसका कि ये हवा चल रही है? उसको समझने के लिए हम यहाँ पे करेंगे एक एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में हम एक बीकर लेंगे जिसके अंदर एक कैंडल है, और इस कैंडल के जस्ट ऊपर, स्ट्रेट जस्ट ऊपर हम यहाँ पे एक इंसेंस और अगरबत्ती रखेंगे। अगरबत्ती क्या होती है सबको पता होगा, पूजा में, प्रेयर्स में यूज करते हैं इसे। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने ये कैंडल रखी है, उसके जस्ट ऊपर ये इंसेंस रखी है। तो हम यहाँ पे क्या नोटिस करेंगे? यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि जो इंसेंस का स्मोक है, ये जो इंसेंस का स्मोक है, ये स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या नोटिस करेंगे कि जो इंसेंस का स्मोक है वो स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि ये स्मोक किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता था ना, इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था, स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो फ्लेम है, ये जो कैंडल का फ्लेम है, ये कैसा है? हॉट। तो इसके आसपास जितनी भी एयर होगी वो कैसी होगी? हॉट। इट मीन्स बाकी की जो एयर है वो इसके कंपेयर में कैसी होगी? कोल्ड। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं?
एयर अराउंड फ्लेम बिकम्स हॉट। फ्लेम के अराउंड जो एयर है वो कैसी हो जाती है? हॉट हो जाती है, क्योंकि फ्लेम कैसा है? हॉट है। अब ये जो हॉट एयर है ये एक्सपैंड होती है, फैलती है और लाइट हो जाती है। कैसी हो जाती है? लाइट, हल्की हो जाती है कोल्ड एयर के कंपेयर में। तो जब ये हॉट एयर लाइट हो जाती है तो ये कैसे मूव करती है?